प्रिय विद्यार्थियों, आप सभी का मेरे YouTube चैनल जियो प्लैनेट कॉर्नर पर हार्दिक स्वागत है। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब ज़रूर करें, साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस करें जिससे कि मेरे आने वाले वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल जाए। और यदि आपको वीडियोस पसंद आए तो इसे लाइक एंड शेयर करना ना भूलें। हेलो, आज हम आदिम स्थायी कृषि के बारे में अध्ययन कर रहे हैं। रीड की सीरीज में हम महत्वपूर्ण कृषि के प्रकारों का अध्ययन कर रहे थे और लास्ट हमने स्थानांतरित कृषि की चर्चा कर ली थी। स्थानांतरित कृषि के बारे में हमने चर्चा की थी कि ये एक प्रकार से उस समय की कृषि है जब मानव जंगलों में निवास करता था, मानव को कृषि का विशेष कोई ज्ञान नहीं था। उस समय की ये स्थानांतरित कृषि थी और उसमें हमने कुछ महत्वपूर्ण प्रकारों के बारे में अध्ययन किया था कि किसी विशेष देश में उस स्थानांतरित कृषि को क्या नाम दिया जाता है। ठीक है, आपको मैंने बताया था मिल्पा, लदांग, ठीक है, वियतनाम में उसे रे कहते हैं। ठीक है, इस प्रकार से हमने नामकरण किए थे। उत्तरी पूर्वी भारतीय जो हिस्सा है वहाँ हम उसे जूमिंग के नाम से जानते हैं। तो दोस्तों, लास्ट वीडियो में मुझे एक कमेंट मिला था, उसमें एक स्टूडेंट ने पूछा था कि सर इंडोनेशिया में, स्पेसिफिक इंडोनेशिया की बात करें तो स्पेसिफिक इंडोनेशिया में जो स्थानांतरित कृषि है उसका क्या नाम दिया जाएगा। तो मैं आपको बता दूं, यदि हम वर्ल्ड के मैप पे चर्चा करें एक बार, अब वर्ल्ड का मैप देखते हैं तो वर्ल्ड के मैप में आप क्या देखेंगे, हमारी चर्चा हुई थी एक बार उस टॉपिक में कि ये मलेशिया और ये इंडोनेशिया, आप देख पा रहे होंगे ये जो रीजन है, ये जो पूरा का पूरा द्वीप श्रृंखला है, ये इंडोनेशिया द्वीप श्रृंखला कहलाती है। और इसके उत्तर में देखेंगे तो मलेशिया। तो मैंने बताया था आपको मलेशिया और इंडोनेशिया में इसको संयुक्त जो नाम दिया जाता है वो संयुक्त नाम देते हैं लद्दाख। ठीक है, और एक नाम आया था जावा और एक था इंडोनेशिया। जावा के साथ इंडोनेशिया नाम था। तो जावा जो है वो इंडोनेशिया द्वीप का एक समूह का एक प्रमुख द्वीप है जावा। ठीक है, इंडोनेशिया द्वीप समूह जो है उसका एक प्रमुख द्वीप है जावा। जावा में उस पर्टिकुलर जो शिफ्टिंग कल्टीवेशन है, स्थानांतरित कृषि है, उसका जो नाम है उसका यहाँ नाम हुमा है। उसका यह नाम क्या है, हुमा। तो यदि क्वेश्चन इस तरह से आ जाए कि हुमा विशेषकर या हुमा प्रकार की जो स्थानांतरित कृषि है वह कौन से देश में या कौन से रीजन में बोली जाती है या कहां पर की जाती है, तो उसमें ऑप्शन में जावा या इंडोनेशिया, या तो ऑप्शन में होगा जावा या ऑप्शन में होगा इंडोनेशिया। और यदि जावा इंडोनेशिया होगा तब भी वो आंसर सही होगा आपका। ठीक है, अलग अलग ऑप्शन में नहीं मिलेगा। आप सोच रहे होंगे कि सर एक ऑप्शन में जावा होगा एक ऑप्शन में इंडोनेशिया होगा, तो ऐसा नहीं होगा। ऑप्शन दोनों साथ में बनेंगे, जावा इंडोनेशिया, या फिर ऑप्शन में एक ही ऑप्शन आएगा, तो जावा आएगा या फिर इंडोनेशिया आएगा। जैसे हमने यहाँ बात की थी मलेशिया, मलेशिया, ठीक है, और सिंगापुर, सॉरी आपके इंडोनेशिया। तो मलेशिया और इंडोनेशिया में इसको जो नाम है वो लद्दाख है। क्या नाम है, लद्दाख। तो यहाँ जो नाम है वो इसी तरह से पूछे जाएंगे, डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जाएगा और कहीं कंफ्यूजन होने की कोई आवश्यकता नहीं है। कहीं कंफ्यूजन होने की कोई आवश्यकता नहीं है आपको, क्योंकि ऑप्शन में देखिए मैं एक क्वेश्चन बना के दिखाता हूं, इस तरह से क्वेश्चन पूछा जा सकता है। जैसे आपसे पूछ लेगा कि हुमा प्रकार जो स्थानांतरित कृषि का रूप है या नाम है, स्थानांतरित कृषि का एक नाम है, से संबंधित है, से संबंधित इस तरह से क्वेश्चन पूछा। अब देखिए ऑप्शन आपको मिला, ए ऑप्शन दे दिया जैसे आपको जावा, बी ऑप्शन दे दिया आपको मलेशिया, सी ऑप्शन दे दिया आपको जैसे मैक्सिको, और
डी ऑप्शन दे दिया आपको, उत्तरी पूर्वी भारत। ठीक है, अब देखिए आपको ये पकड़ना है नाम। अब जैसे नाम आया हुमा, हुमा प्रकार जो स्थानांतरित कृषि का एक नाम से संबंधित है, तो कौन से देश में होती है? देखिए जावा में, मलेशिया में, मेक्सिको में या उत्तरी पूर्वी भारत में। अब होती क्या है? जावा। तो हुमा प्रकार की जो स्थानांतरित कृषि वो कहाँ नाम दिया जाता है उसको? जावा में। अगर मान लीजिए यहाँ झूमिंग वर्ड आता, यहाँ ऐसे पूछ जाता कि झूमिंग प्रकार की कृषि, ठीक है, जो कि स्थानांतरित कृषि का एक भाग है, कौन से देश में होती है? तो आपका आंसर क्या होता? उत्तरी पूर्वी भारत में होती है। इस प्रकार से क्वेश्चन पूछता है। आपको कंफ्यूजन नहीं करेगा और आपको कंफ्यूजन होना भी नहीं। आपको नाम पकड़ना है कि किस नाम से वो चर्चा कर रहा है, और आपको उस देश में देखना है कि वो उस ऑप्शन में कौन से देश की चर्चा कर रहा है। इस तरह से हमें देखना है। स्थानांतरित कृषि का ही भाग है, एक प्रकार से स्थानांतरित कृषि का ही एक भाग है। आपको पता होगा जब हमने स्थानांतरित कृषि हम पढ़ रहे थे तो मैंने आपको वहां पर आदिम निर्वाह कृषि का नाम भी बताया था, ठीक है, अस्थायी कृषि भी मैंने वहां आपको नाम बताया था। लेकिन अब हम चर्चा कर रहे हैं आदिम स्थायी कृषि की। और आदिम स्थायी कृषि का सबसे इंपॉर्टेंट जो पहलू था वो पहलू क्या था कि मनुष्य जो सर्वप्रथम एक स्थान से दूसरे स्थान पर, दूसरे स्थान से तीसरे स्थान पर एक घुमंतु प्रकार का जो मनुष्य था वो स्थान बदल बदल कर कृषि करने लगा था। लेकिन इस समय तक यानी कि स्थानिक कृषि के पश्चात जैसे जैसे उसके कौशल विकसित हो रहे थे, उसका परिवार जो था वो जैसे जैसे वृद्धि कर रहा था, तो उसके माध्यम से अब उसने क्या किया? आदिम प्रकार का जीवन जी रहा है, यानी जंगलों में ही निवास कर रहा है, आदिम प्रकार का जीवन जी रहा है। लेकिन उसकी जो कृषि थी वो कृषि स्थानांतरित से किसमें शिफ्ट हो गई? स्थायी में। किसमें शिफ्ट हो गई? स्थायी में। इसलिए हम इसको इंग्लिश में बोलते हैं प्रिमिटिव सेडेंटरी एग्रीकल्चर। प्रिमिटिव सेडेंटरी एग्रीकल्चर यानी शिफ्टिंग से वो किस में आ गया? स्थायी कृषि के प्रारूप में आ गया। एक स्थान विशेष पर रहकर वो स्थायी कृषि करने लग गया। कुछ उत्पादन जो था वो सीमित था, बहुत कम उत्पादन होता था और उस कम उत्पादन से वह अपने उदरपूर्ति करता था, अपने परिवार का भरण पोषण में करता था उस छोटे से उत्पादन में। तो अब हम चर्चा करेंगे कि आदिम कृषि की महत्वपूर्ण बातों की, महत्वपूर्ण विशेषताओं की हम चर्चा करेंगे कि यहाँ से किस प्रकार से आपसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे। देखिए नंबर 1 हम बात करते हैं, इसकी विशेषताओं की चर्चा करें तो नंबर 1 इसकी प्रथम विशेषता ये है कि नंबर 1 में आपको ध्यान रखना है कि यह कृषि या कृषि का प्रकार, यह कृषि का प्रकार स्थानांतरित कृषि के पश्चात, स्थानांतरित कृषि के पश्चात किया जाने लगा। कृषि के पश्चात किया जाने लगा। ठीक है, एक पॉइंट तो आपका ये हो गया कि ये कृषि का जो प्रकार है, ये कृषि का प्रकार कैसा हुआ? स्थानांतरित कृषि के बाद। क्योंकि हमने जो पहली चर्चा की थी एग्रीकल्चर के पैटर्न की, उसमें यही था कि स्थानांतरित कृषि के बाद जो नया प्रारूप अपनाया वो कौन सा था? आदिम स्थायी कृषि का। ठीक है, यहां मैं लिख देता हूं हम किस कृषि की बात कर रहे हैं। तो हम कर रहे हैं आदिम स्थायी कृषि। हम चर्चा कर रहे हैं आदिम स्थायी कृषि की आदिम स्थायी कृषि की विशेषताएं। हमें इसकी चर्चा करनी है। ठीक है दोस्तों, तो पहला इसकी विशेषता यह होगी कि कृषि का एक प्रकार है जो कि स्थानांतरित कृषि के पश्चात किया जाने लगा। अब हम दूसरे की चर्चा करते हैं। सेकंड पॉइंट क्या था? मैंने पढ़ा स्थानांतरित कृषि, तो उसमें भी हम क्या करते थे? भूमि को साफ करके किया करते थे। तो इसमें भी हम क्या करते थे? भूमि को साफ करके, मतलब कि भूमि को। फिर हम सेकंड पॉइंट की चर्चा करते हैं। तो सेकंड पॉइंट में हम पढ़ते हैं कि भूमि को साफ करके, भूमि को साफ करके मिट्टी की जुताई की जाती है। यानी देखिए पहले वाले में यानी कि स्थानांतरित कृषि में हमने क्या कार्य किया था
कि भूमि को वहां साफ किया और भूमि को साफ करने के बाद और जो अवशेष बचता था उसको जलाकर उसको खाद के रूप में प्रयोग में लाते थे। किसके रूप में? खाद के रूप में प्रयोग में लाते थे और फिर हम वहां पर स्थापित कृषि किया करते थे। लेकिन आदिम स्थायी कृषि में क्या हुआ कि भूमि को साफ करके और मिट्टी की जुताई करने लगे। क्या करने लगे हम? मिट्टी की जुताई। ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अब हम कौन सी क्रिया की बात कर रहे हैं, कौन सी कृषि के प्रकार की बात कर रहे हैं? आदिम स्थायी कृषि। स्थायी का मतलब क्या हो गया? पहले स्थानांतरित होता था एक स्थान से दूसरे स्थान, दूसरे स्थान से तीसरे स्थान। लेकिन आदिम कृषि में क्या हुआ? मिट्टी की जुताई करके एक विशेष स्थान पर रहकर मनुष्य कृषि कार्य करता था। तो भूमि को साफ करके मिट्टी की जुताई की जाती थी। ये एक महत्वपूर्ण स्थायी कृषि की विशेषता जानी जाती है। उसके पश्चात उपलब्ध जल का प्रयोग सिंचाई के रूप में। उपलब्ध जल का प्रयोग मतलब क्या हुआ? जब मनुष्य किसी पर्टिकुलर एक स्थान पर रहता था, पहले वाले में क्या हुआ? स्थानांतरित कृषि में जगह बदल बदल कर, यानी स्थान बदल बदल कर क्या कर रहा है? वह कृषि कार्य कर रहा है। तो यदि किसी दूसरे स्थान में जाता है तो वहां उसे कोई तालाब, कोई नदी, कोई झील कुछ मिला और वहां पे वो कृषि करने लग गया। लेकिन अब क्या हुआ? आदिम स्थायी कृषि में क्या हुआ? जो भी उपलब्ध जल था, मतलब जिस क्षेत्र में वो निवास कर रहा है, यदि वहां पर वर्षा काल के समय कुछ जल इकट्ठा हो गया या वहां से कोई नदी बह रही है या कोई झील प्रदेश है या कोई तालाब है या कोई कुआं है, इस प्रकार से उपलब्ध जो जल होता था उसका उपयोग किसमें लेता था? सिंचाई के रूप में। उपलब्ध जल को प्रयोग किसमें ले रहा है? सिंचाई में। अब देखिए दोस्तों, ये सिंचाई में प्रयोग में क्यों ले रहा है? ये सिंचाई में प्रयोग में इसलिए ले रहा है क्योंकि अब उसका जीवन स्थानांतरित नहीं है। उसका जीवन अब स्थानांतरित नहीं है क्योंकि उसके जीवन में अब स्थायीपन आ रहा है। यानी एक स्थान पर रहकर जो भी उपलब्ध जल है उसका प्रयोग किसमें ले रहा है? वो सिंचाई के अंदर ले रहा है। समझ में आ गया आपको इतना? नेक्स्ट, कृषि उत्पादन में वृद्धि। अब जैसे जैसे कृषि उत्पादन में वृद्धि होती है, क्योंकि अब देखिए स्थायी कृषि की हम बात कर रहे हैं। स्थानांतरित कृषि में क्या हुआ? जहां वे उत्पादित करता है वस्तुओं को, वहां अपने उदर पूर्ति के लिए और कुछ वस्तुओं को पशुओं को बेचकर पशुओं को खिलाने के पश्चात वो क्या करता था? उस पर्टिकुलर उत्पादन को वहीं छोड़ के आ जाता था, यानी जहां उसने उत्पादित किया है। लेकिन अब क्या हुआ? आदिम के बाद स्थायी कृषि में, स्थानांतरित के बाद स्थायी कृषि में क्या हुआ? जो कृषि का उत्पादन में वृद्धि हुई, जो कृषि के उत्पादन में उसे वृद्धि हुई, उस वृद्धि को उसने क्या किया? मार्केट में सेल कर दिया, या फिर क्या किया? आसपास के जो क्षेत्र थे उन क्षेत्रों में वह बेच के आ जाता था। जैसे फॉर एग्जाम्पल, किसी एक किसान ने यदि गेहूं की कृषि की, किसी एक किसान ने यदि गेहूं की कृषि की और किसी दूसरे किसान ने चावल की कृषि की, किसी दूसरे किसान ने चावल की कृषि की, तो हुआ क्या? एक किसान ने गेहूं, चावल जिसने उत्पादित किया है उसको बेच कर आ गया और चावल जिसने उत्पादित किया है उसने गेहूं वाले किसान को बेच दिया। इस प्रकार से क्रिया होती थी। आगे समझ में आपको? तो कृषि उत्पादन में वृद्धि होने के साथ साथ वह अपने परिवार का भरण पोषण तो करता ही था, साथ में यदि उत्पादन अधिक होता था तो वह अपने पशुओं को चारे के रूप में और या फिर वो कहीं अन्यत्र उसे देकर या बेचकर आ जाता था। तो ये कृषि उत्पादन में वृद्धि प्रारंभ होना शुरू हुई। नेक्स्ट ये था कि कृषि व पशुपालन साथ में किया जाने लगा। जैसे मैंने अभी आपको बताया कि कृषि कार्य के साथ साथ पशुपालन की जो एक्टिविटी थी वो भी साथ में होने लगी। उसका प्रमुख कारण क्या था? कृषि कार्य जब वो उत्पन्न कर रहा है, कृषि कार्य से संपन्न करता है, तो वो अपने पशुओं को भी साथ में रखता है, क्योंकि सर्वप्रमुख हमारी चर्चा हुई थी मानव व्यवसाय की। जब मैंने आपको बताया था सबसे पहले आखेट की स्थिति, फिर संग्रहण की स्थिति, फिर मछली पालन, फिर पशुपालन या पशुचारण। तो पशुचारण या पशुपालन, तो मनुष्य ने क्या किया? सबसे पहले पशुओं को पालतू बनाना शुरू किया, और जब पशुओं को पालतू बनाना शुरू किया तो वो एग्रीकल्चर में उसके सहायक के रूप में कार्य आया। सहायक के रूप में कार्य क्यों आया? यदि बड़े खेत को या खेत है उसको जोतना है, ठीक है, तो पशु के रूप में कार्य करता था, ठीक है, पशु को लेकर हल के माध्यम से खेत जोतना। इसके अलावा अपने उत्पादन को मार्केट में बेचना है तो किसके माध्यम से? बैलगाड़ी के माध्यम से। यानी पशु को पालतू बनाया, उस पर लकड़ी की एक गाड़ी नुमा आकृति बनाई और फिर उस पर बैठकर वह उस उत्पादन को बेच के आ जाता था। तो इस प्रकार से पशुपालन को क्या कर लिया उसने? पालतू बना लिया। अब ये पशु मांस के रूप में भी होते थे, ये पशु दूध के रूप में भी होते थे,
और इन पशुओं से व्यापार भी होता था। तो पशुपालन एक प्रकार से क्या हो गया, सहायक के रूप में हो गया। किसके सहायक के रूप में? कृषि के सहायक के रूप में, जो कि मानव ने एक गतिविधि प्रारंभ की। और उसके पश्चात पशुओं का प्रयोग, देखिए नेक्स्ट पॉइंट में यही बात है कि जो पशुओं का प्रयोग हो रहा है वो पशुओं का प्रयोग एक तो जुताई के लिए होता था। पशुओं का प्रयोग किसके लिए हो रहा है? जुताई व परिवहन के लिए। जुताई व परिवहन के लिए, ठीक है। जुताई और परिवहन के लिए मतलब कैसे, मैंने अभी आपको बताया कि पशुओं के माध्यम से खेतों की जुताई करना, ठीक है। पशुओं के माध्यम से खेतों की जुताई होती थी, और या फिर परिवहन के माध्यम से। तो मार्केट में जाना है, मार्केट से आना है, उस समय किसी प्रकार का कोई 2 व्हीलर 4 व्हीलर नहीं था, बड़े बड़े वाहन नहीं थे। तो फिर उसने क्या किया, किसान ने अपनी कृषि को बेचने के लिए पशुओं को परिवहन के रूप में कार्य करने लगा, पशुओं को परिवहन के रूप में कार्य लेने लगा। तो ये कृषि का एक प्रारूप बदलता चला गया। लेकिन इससे पहले स्थानांतरित कृषि में ये प्रारूप देखने को नहीं मिलता था, क्योंकि उसके पास पशु तो थे लेकिन जुताई और परिवहन जैसी उसकी कोई एक्टिविटी नहीं होती थी। क्योंकि आपने उस पॉइंट पे पढ़ा था कि वहां जो कृषि कार्य होता था वो फावड़े से, कुदाली से, खुरपी से, जो छोटे मोटे औजार उसके पास हुआ करते थे, उससे वो कृषि की जाती थी। लेकिन यहाँ पर पशुओं के माध्यम से जुताई और परिवहन का कार्य किया जाता था। इस प्रकार से स्थानांतरित कृषि और आदिम स्थायी कृषि दोनों में बहुत बड़ा डिफरेंस था। समय के साथ साथ पहले स्थानांतरित कृषि आई और उसके पश्चात ये आदिम स्थायी कृषि की जो प्रमुख विशेषता है वो आज हमने इसको पढ़ लिया। अब हमें ये देखना है जिस तरह से स्थानांतरित कृषि विभिन्न देशों में विभिन्न नामों से जानी जाती थी, ठीक उसी प्रकार से इसमें नाम तो नहीं है, क्योंकि नाम सिर्फ स्थानांतरित कृषि में ही इंपोर्टेंट है। जैसे हमने पढ़ा उसमें उमा का नाम पढ़ा, मिल्पा पढ़ा, ठीक है, रे नाम पढ़ा। तो ये नाम तो सिर्फ स्थानांतरित कृषि के लिए ही उपयोगी है और वहीं से क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे। यहाँ से क्या क्वेश्चन पूछा जाएगा, ऐसे पूछ सकता है आदिम स्थायी कृषि कौन कौन से देशों में की जाती है? आदिम स्थायी कृषि कौन कौन से देशों में की जाती है? एक बार हम उस पर नजर मार लेते हैं, ये कौन कौन से देश है। कृषि आदिम जो स्थायी कृषि है उसके कौन कौन से क्षेत्र हैं, हम उनको देखते हैं। एक तो उत्तरी पूर्वी भारत, और हमने उत्तरी पूर्वी भारत का नाम स्थानांतरित कृषि में ही पढ़ा था। मलेशिया का नाम या स्थायी कृषि में भी है, और ये इंडोनेशिया नाम। देखिए दोस्तों, हुआ क्या, स्थानांतरित कृषि के पश्चात ऑलमोस्ट ये वही देश है या वही रीजन है जहां पर स्थायी कृषि कार्य हुआ। क्योंकि मैंने कहा स्थानांतरित के बाद जो कृषि का प्रारूप आया या कृषि का जो प्रकार आया वो कौन सा है? स्थायी। यानी उन्हीं क्षेत्रों में अब वह लोग, मानव जो है वो समूह बना के रहने लगा, परिवार के साथ रहने लगा, और उसी स्थान पे कृषि करने लगा जहां पर उसका एक स्थान से दूसरे स्थान पर आना जाना होता था। देखिए उत्तरी पूर्वी भारत की हम चर्चा करें तो इस मैप में, नहीं तो हम इंडिया के मैप पे भी देख सकते हैं। 7 सिस्टर्स का रीजन है, और इसमें हम ये देखते हैं कि उत्तरी पूर्वी जो हिस्सा है, ये वाला जो हिस्सा है भारत का उत्तरी पूर्वी हिस्सा, यहाँ पर स्थानांतरित कृषि का भी क्षेत्र था और यहाँ पर आदिम स्थायी कृषि का भी क्षेत्र रहा। क्योंकि स्थानांतरित के बाद ही हमने क्या किया, स्थायी बनाने शुरू हुआ। कुछ क्षेत्र इसका पश्चिम बंगाल वाला रीजन था, ये भी कुछ क्षेत्र इसमें सम्मिलित कर लिया जाता है, लेकिन मोस्ट ऑफ द जो क्षेत्र था वो असम रीजन, ठीक है, असम का जो मैदान है इस रीजन में देखने को हमें मिलता है। और यदि हम विश्व के मैप की दृष्टि से बात करें कि विश्व के मैप में कहाँ इस प्रकार से कृषि की जाती थी, देखिए अभी हमने पहले भी चर्चा की थी कि ये इंडोनेशिया वाला रीजन है, ठीक है, इंडोनेशिया वाला रीजन है, ये मलेशिया का रीजन है, इस मलेशिया रीजन में भी इस प्रकार से कृषि होती थी। और ये मैक्सिको, ठीक है, ये वेस्ट इंडीज वाला जो रीजन है, ये वेस्ट इंडीज जो समूह है और मैक्सिको का जो रीजन है, इस रीजन पर्टिकुलर में भी यहाँ पर स्थायी प्रकार की कृषि होती थी। और यही रीजन हमने पहले स्थानांतरित कृषि में भी पढ़ा था। और आपको याद होगा, मैंने आपको एक बार बताया भी था कि स्थानांतरित कृषि जो है मोस्ट ऑफ दी कहाँ होती है, इक्वेटर रीजन में, और या फिर हम कह सकते हैं उष्ण कटिबंधीय क्षेत्र जो है, उष्ण कटिबंधीय क्षेत्र में इस प्रकार की कृषि होती है। ठीक है, तो आज के लिए केवल इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट
लेक्चर में। थैंक यू।